उस बूढ़ी नौकरानी को दी जाने वाली सजा मुझे दी जाए। ये सुनते ही विक्रमगढ़ के राज दरबार में मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। गले के नीचे तक लंबा घूंघट और दोनों हाथों में सोने का चूड़ा पहने वहां एक लड़की खड़ी थी, जिसे देखकर सेनापति ने ऊंची आवाज में पूछा, तू कौन है और तूने एक लड़की होकर राज दरबार में आने की हिम्मत कैसे की? लड़की ने बिना जवाब दिए अपना घूंघट थोड़ा ऊपर सरका लिया और बेखौफ होकर उस बूढ़ी नौकरानी की तरफ बढ़ने लगी, जिसे सैनिकों ने बंदी बना रखा था। लड़की का चेहरा अभी भी ढका था, लेकिन नवरत्नों से बना लंबा हार और कानों से लटकते झुमके साफ दिखने लगे थे। जैसे ही वो लड़की राज दरबार के बीचों बीच पहुंची, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि विक्रमगढ़ की मौजूदा महारानी त्रिशला थी। तो क्या महारानी सा ने इस नौकरानी की सजा खुद भुगतने का फैसला कर लिया है? सेनापति ने घबरा कर सोचा। त्रिशला के इस फैसले से दरबार में मौजूद बाकी लोग भी आपस में कानाफूसी करने लगे। आखिर ये हो क्या रहा है? जिस महारानी सा को महाराज ने पिछले 2 सालों में एक नौकरानी से ज्यादा अहमियत नहीं दी, उनकी इतनी हिम्मत। अरे भाई, पूरा राज्य तो इन्हें मंदबुद्धि महारानी सा के नाम से जानता है। पर सोचने की बात यह है कि अचानक इनके तेवर क्यों बदल गए। कि तभी पहले सैनिक ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे कोई वजह नहीं है। मुझे तो लगता है 2 सालों से लगातार हो रही बेइज्जती से थक गई है महारानी सा, अब मरना चाहती है। इन सैनिकों की तरह वहां मौजूद हर आदमी हैरान था, क्योंकि हर वक्त सहमी सहमी सी रहने वाली महारानी त्रिशला का चेहरा आज आत्मविश्वास से चमक रहा था। त्रिशला ने नौकरानी को छुड़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि उस नौकरानी ने रोकते हुए कहा, महारानी सा, ये क्या कर रही हैं आप? मैंने जो अपराध किया है उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए ना, तो आप क्यों? नहीं कमला, मैं जानती हूँ कि तुमने किसके कहने पर यह अपराध किया है। त्रिशला बात काटते हुए बोली, तुम पीछे हटो। मैं इस राज्य की महारानी हूँ और मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर महाराज को सजा देने का अधिकार है तो मुझे भी तुम्हें बचाने का पूरा अधिकार है, और इसलिए मैंने तुम्हारे बदले बंदी गृह जाने का फैसला कर लिया है। त्रिशला की बात पूरी होती उससे पहले ही एक और तेज आवाज राज दरबार में गूंजी, महारानी त्रिशला, अगर तुमने नौकरानी के बदले सजा भुगतने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, तुम्हें सजा दी जाएगी, लेकिन वो सजा तुम्हारे पद के अनुसार होगी। ये ऊंची आवाज किसी और की नहीं बल्कि विक्रमगढ़ के महाराज वीरभद्र सिंह की थी। 7 फीट की हाइट, रौबदार चेहरा और राजसी अंगरखा पहने 25 साल के वीरभद्र सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो तेजी से बढ़ता हुआ आया और त्रिशला के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसकी गुस्सैल नजरें घूंघट के अंदर छिपे त्रिशला के चेहरे पर थी। दोनों की नजरें मिली और वीरभद्र गुस्से से बोला, 2 सालों से हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं त्रिशला। महारानी तो दूर, तुम हमारी पटरानी बनने के भी लायक नहीं हो। फिर सेनापति की तरफ मुड़कर हुक्म देते हुए बोला, सेनापति, हमारे फैसले को चुनौती देने के जुर्म में महारानी त्रिशला को नंगे पांव अंगारों पर चलने की सजा सुनाई जाती है। अंगारों पर चलने की सजा सुनकर सेनापति के साथ साथ राज दरबार में मौजूद हर शख्स का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए त्रिशला घूंघट के पीछे से वीरभद्र का चेहरा देख रही थी। सेनापति को राजा की आज्ञा का पालन करना था, पर वो हिचक रहा था, क्योंकि जिसे सजा देनी थी वो कोई मामूली नौकरानी नहीं बल्कि विक्रमगढ़ की महारानी थी। किसी भी सैनिक को आगे ना बढ़ता देखकर वीरभद्र सिंह गुस्से से तिलमिला गया। उसने त्रिशला का हाथ पकड़ा और जोर से चीखा, ठीक है, अगर ऐसा है तो इससे सजा हम खुद अपने हाथों से देंगे।
ये कहते ही वीरभद्र त्रिशला को खींचते हुए राजमहल से बाहर लेकर आया। किले के एक तरफ बड़ा तालाब था। कड़ाके की ठंड की वजह से तालाब का पानी जमने की कगार पर था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वीरभद्र सिंह ने त्रिशला को एक जोरदार धक्का दिया और त्रिशला लड़खड़ाकर तालाब के बर्फीले पानी में गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर ठंड से कांपने लगा। तालाब के पानी के साथ साथ त्रिशला की रगों का खून भी जम रहा था, लेकिन उसे गुस्सा ठंडे पानी में गिरने का नहीं, बल्कि अपनी घूंघट के हटने का था। आज वीरभद्र सिंह के अहंकार की वजह से उसका चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया था। उसने अपना ये अपमान बर्दाश्त किया और तुरंत अपना चेहरा ढकने की कोशिश करने लगी कि तभी उसके कानों में औरतों के हंसने की आवाज गूंजी। उसकी बेइज्जती देखकर तालाब के चारों तरफ बने रानीवास के खिड़कियों से अपना चेहरा छिपाए पटरानियां हंस रही थीं। अचानक त्रिशला के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया, जिसे देखकर वीरभद्र सिंह का गुस्सा और भड़क उठा। एक शतरानी होकर तुमने अपना घूंघट हटा दिया? हमारे सामने हमारा ऐसा अपमान? अगर ऐसा है तो ठीक है, हम अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा देते हैं। आज के बाद तुम्हारी ये उद्दंडता हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बेवकूफ महारानी, हम आज तुम्हें वो सजा देंगे जिसे तुम मरते दम तक याद रखोगी। कहने के बाद राजा वीरभद्र सिंह ने गुस्से से अपनी तलवार खींच ली और हवा में लहराते हुए बोले, हम विक्रमगढ़ के महाराज वीरभद्र सिंह आज से, अभी से त्रिशला को विक्रमगढ़ की महारानी के पद से हटाते हैं। सैनिकों, इसे उठाकर काल कोठरी में बंद कर दो और जब तक इसको अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, इसे अन्न का एक दाना भी मत देना। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक पल के लिए भी इसकी आंखें बंद ना हो पाए। इसका जीना, मरना, सोना सब कुछ हराम कर दो। त्रिशला को सजा सुनाकर वीरभद्र सिंह उछलकर अपने घोड़े पर बैठा और दंदनाते हुए वहां से निकल गया। पटरानियों की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। एक पल में त्रिशला अपनी नासमझी से विक्रमगढ़ की महारानी से एक साधारण लड़की में बदल चुकी थी। महिला सैनिक भी अपने महाराज के आदेश का पालन करने के लिए तालाब की तरफ दौड़ पड़ी। उन्होंने त्रिशला को खींचकर तालाब से बाहर निकाला और उसे उसी हालत में खींचते हुए काल कोठरी की तरफ चल पड़ी। पीछे छूट गई थी त्रिशला की दासियां और किन्नर, जो पर्दों के पीछे खड़े होकर त्रिशला के इस दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे थे। घोड़े पर सवार 2 सैनिक आगे और 2 सैनिक पीछे, बीच में एक कैदी की तरह चल रही थी त्रिशला। आधे घंटे तक पैदल चलने के बाद थकी हारी त्रिशला सैनिकों के साथ काल कोठरी के बाहर पहुंची कि तभी घोड़े से उतरकर एक महिला सैनिक ने हिचकिचाते हुए कहा, त्रिशला, आपको राजसी आभूषण उतारने होंगे। कदम कदम पर हो रही बेइज्जती से त्रिशला को बुरा तो जरूर लग रहा था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। उसने आभूषण उतारकर उस महिला सैनिक को दे दिए। एक महिला सैनिक ने आगे बढ़कर काल कोठरी का दरवाजा खोला और ठंड से कांपती हुई त्रिशला को अंदर ढकेल दिया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने एक किन्नर को दरवाजे पर तैनात करते हुए कहा, ध्यान रहे सरोज, ये सोने ना पाए, राजा का आदेश है। ऐसा कहकर सैनिक वहां से चले गए। थोड़ी देर तक उस काल कोठरी के कोने में दुबकी त्रिशला ठंड से ठिठुरती रही। थकान की वजह से उसकी आंखें बार बार झपक रही थी कि तभी उस काल कोठरी का दरवाजा खुला और पलक झपकते ही सरोज नाम के उस किन्नर ने पानी से भरी बाल्टी उसके ऊपर उड़ेल दी और आंखें मटकाते हुए बोला, बढ़िया इस सोने वाली, सुना नहीं तूने कि महाराज ने क्या कहा है? मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी, वरना वो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। कहने के बाद वो किन्नर मटकते हुए काल कोठरी के बाहर चला गया।
त्रिशला का शरीर तेज बुखार से तप रहा था। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, वो बेहोश होकर उसी काल कोठरी में गिर गई। त्रिशला सारी रात बेहोश रही। सुबह एक बार फिर ठंडे पानी की बौछार पड़ी और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने सरोज बाल्टी लेकर खड़ा था। अरे ओ बेशरम, बड़ा सोने का शौक चढ़ा है। अरे उठकर बैठो, नहीं तो इस बार अंगारे फेंक दूंगी तुम्हारे बदन पर। हाँ। इससे पहले कि सरोज की बात खत्म हो पाती, त्रिशला ने उसे एक ठोकर मारी और सरोज जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल त्रिशला उसके सीने पर बैठ गई और पलक झपकते ही एक टुकड़ा उसके मुंह में डालकर एक मुक्का उसके सीने पर मार दिया। सरोज की आंखें फट पड़ी क्योंकि वो छोटा सा टुकड़ा उसके हलक से होते हुए उसके अंदर समा चुका था। वो खांसते हुए गुस्साया, आय हाय करमजली, ये क्या कर दिया तूने? क्या डाल दिया मेरे मुंह में? हाय दैया, गला जल रहा है मेरा। उई माँ। त्रिशला ने झपट कर सरोज का गिरबान पकड़ा और गरज कर बोली, बहुत बोल चुके तुम, अब मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे अंदर जहर डाल दिया है। ये जहर धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को खोखला कर देगा और एक हफ्ते के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। मौत की बात सुनते ही सरोज बौखला गया। वो घबरा कर उठा और अपना गला दबाए वो बाहर की तरफ भागने ही जा रहा था कि तभी त्रिशला ने ऊंची आवाज में कहा, कहाँ जा रहे हो? ये कोई मामूली जहर नहीं है। इसकी काट मेरे अलावा देश के किसी भी वैद्य हकीम के पास नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी। सरोज आकर त्रिशला के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए महारानी सा, मेरी जान बचा लीजिए। हाँ, मैंने अनजाने में आपको बहुत कुछ भला बुरा कह दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। त्रिशला ने उसकी तरफ देखकर कड़े स्वर में कहा, ठीक है, जाकर राजवैद्य का बक्सा ले आओ, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम्हारी वफादारी रहेगी मैं तुम्हारे शरीर से जहर निकालती रहूंगी। अगर किसी तरह की होशियारी की या भागने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाऊंगी। मरता क्या ना करता। सरोज अपनी जान को हथेली पर रखकर भागा और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। सरोज नहीं जानता था कि जिसे पूरा विक्रमगढ़ मंदबुद्धि महारानी समझता था, उसकी सच्चाई कुछ और थी। उसने सरोज की वफादारी खरीदने के लिए उसके मुंह में जहर नहीं बल्कि पत्थर का एक मामूली टुकड़ा डाला था। सरोज के जाते ही त्रिशला फौरन उठी और उस काल कोठरी में कुछ तलाशने लगी। उसने जमीन टटोलते हुए खुद से कहा, गुप्तचर से मिली जानकारी के हिसाब से वो पोटली यहीं कहीं होनी चाहिए। मुझे सरोज के लौटने से पहले उस पोटली को हासिल करना होगा। क्या था उस पोटली में जिसे पाने के लिए त्रिशला ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और क्यों चाहिए थी वो पोटली? खैर, जल्द ही जमीन के अंदर छिपाई हुई वो रहस्यमयी पोटली त्रिशला के हाथ लग गई। लेकिन इससे पहले कि त्रिशला उस छोटी सी पोटली को खोलकर देखती, किसी के कदमों की आहट सुनकर उसने पोटली को तुरंत अपने कपड़ों में छिपा लिया। दरवाजा खुला और सरोज अंदर दाखिल हुआ। मौत के खौफ से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने एक बड़ा सा बक्सा त्रिशला के हवाले किया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महारानी सा, जल्दी से इलाज कीजिए, गला सूख रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है कि बस अब जान निकल ही जाएगी। मन ही मन मुस्कुराते हुए त्रिशला ने बक्सा खोला और 4-5 अलग अलग दवाइयां सरोज को पिला दी। लेकिन सरोज दवाई खाने के बाद भी उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। त्रिशला ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाते हुए कहा, अब जाओ और आइंदा मुझे तंग मत करना, लेकिन हमेशा याद रखना, इस दवाई की कीमत तुम्हारी वफादारी है। सरोज के बाहर जाते ही त्रिशला ने बक्से से कुछ दूसरी दवाइयां निकाली और निकल गई। ठंड और बुखार से कमजोर पड़ गए उसके शरीर को थोड़ी राहत मिली।
लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक साथ कई ख्याल उमड़ने लगे। उसने बक्से को एक किनारे रखते हुए खुद से कहा, वीरभद्र सिंह, पिछले 2 सालों में जो भी हैवानियत तुमने मेरे साथ की है, वो सब मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती रही क्योंकि मुझे मेरा मकसद पूरा करना था। मुझे इस राज्य से अपने अपमान का बदला लेना है और अब उसका सही समय आ चुका है। ये कहते कहते त्रिशला का चेहरा कठोर हो गया। रहस्यमयी पोटली को बाहर निकाला और उसे खोलकर देखने लगी। उसे जिस चीज की तलाश थी वो उस पोटली में बंद थी। अब मैं लिखूंगी विक्रमगढ़ का नया इतिहास। ये कहने के बाद त्रिशला ने उस पोटली को वापस अपने कपड़े में रखा ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सरोज खाने की प्लेट छिपाए उस काल कोठरी के अंदर आ चुका था। उसने त्रिशला के सामने प्लेट रखते हुए कहा, महारानी सा, मेरी माँ ने तो आपको महाराज से माफी मांग लेनी चाहिए। आप कब तक इस सन्नाटे में अकेली पड़ी रहेंगी? त्रिशला ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है सरोज, मैं यहाँ तुम्हारे महाराज की मर्जी से कह दूं? नहीं, ये सारा खेल मैंने इस कमरे तक पहुंचने के लिए रचा था। सरोज पूरी तरह हैरान था। त्रिशला के चेहरे का तेज उसे बड़ा डरावना लग रहा था कि तभी बाहर से कुछ फूटने की आवाज आई। त्रिशला तुरंत छोटे से झरोखे के पास जाकर खड़ी हो गई। अंधेरी रात में राजमहल को लाखों दियों से सजाया गया था। अचानक उसे अपनी और वीरभद्र की शादी का वो दिन याद आ गया जब किले को ठीक ऐसे ही सजाया गया था। त्रिशला अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक तेज आवाज के साथ एक रोशनी पूरे आसमान में जाकर बिखर गई। त्रिशला कुछ समझ पाती इससे पहले ही कुछ और रंग बिरंगे पटाखे आसमान के सीने पर फट पड़े। आसमान की तरफ निहारती त्रिशला ने ऊंची आवाज में पूछा, दीपावली तो अभी महीनों दूर है, फिर ये आतिशबाजी? सरोज ने हिचकिचाते हुए कहा, वो आज महाराज की पसंदीदा पटरानी कामिनी का जन्मदिन है, तो महाराज उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। कामिनी का नाम सुनकर त्रिशला के चेहरे पर कड़वाहट आ चुकी थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, अब बिन पटाखों से आग बरसने का समय आ गया है। त्रिशला ने कुछ निर्णय लिया और पलक झपकते ही काल कोठरी के दरवाजे की तरफ भागी। उसके पीछे भागते हुए सरोज ने कहा, कहाँ जा रही है महारानी सा? रुक जाइए, अगर आप भाग गई तो महाराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब तक सरोज काल कोठरी से बाहर निकलता, त्रिशला काफी दूर निकल चुकी थी। आखिर क्या है महारानी त्रिशला का रहस्य? पोटली में ऐसा क्या था जिसे लेने के लिए त्रिशला काल कोठरी तक आ गई? और ऐसा कौन सा अपमान हुआ था त्रिशला का जिसकी वजह से वो विक्रमगढ़ का नया इतिहास लिखना चाहती थी? क्या होगा जब वीरभद्र त्रिशला को एक नए अवतार में देखेगा? जानने के लिए वीरांगना त्रिशला का अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।